Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 216 सीता जी की बेबाक बातें। प्रिया की रूम शिफ्ट और गुस्सा। मोक्ष को देखते ही नंदिनी भी से उठ गई। नंदिनी और तीनों भाई बाहर चले गए। क्योंकि मोक्ष को लेकर वो पूरी तरह से श्योर थे, उन लोगों ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मोक्ष ईशानी के पास बैठ गया और उसकी सिर को अपनी गोद में रख लिया और उसकी बालों को सहलाने लगा और ईशानी की माथे को प्यार से चूम लिया और गहरी जुनून भरी आवाज में बोला, जो भी तुम्हें दर्द देने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से दर्दनाक मौत मरेगा। मोक्ष की आंखें ईशानी पर टिकी हुई थी। उसे ईशानी को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी शेरनी बीबी और उसकी खतरनाक अंदाज ही अच्छा लगता था। वहीं नीचे हॉल में सब बैठे हुए थे। कबीर, अबीर और दर्शित भी नीचे आ गए थे। सुकेत जी, आरती जी भी वहीं अपनी सिर झुकाए बैठे थे। आज प्रवीण जी और रेणुका जी ने उन्हें सबसे ज्यादा सुनाया था। इतना तो दादाजी और दादी माँ ने भी उन्हें नहीं सुनाया था। और अभी भी रायचंद फैमिली उन्हें गुस्से से देख रहे थे। और बाकी दोनों दादाजी और अनुपम जी तो बार बार कह रहे थे कि वो अब यहाँ अपनी बच्ची को नहीं रहने देंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिस वजह से सुजीत जी, आरती जी और बाकी तीनों भाइयों को थोड़ा बुरा लग रहा था। जब कबीर, अबीर और दर्शित ने सुना कि मोक्ष ने क्या कहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिया एक कोने में खड़ी थी। इस वक्त रेणुका जी ने साफ साफ कह दिया था कि तुम हमारे साथ भेजी बैठ सकती। उसे उम्मीद थी कि ये बात सुनकर शायद दर्शित भाई उसके लिए कंसर्न तो होंगे, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से वो इस वक्त बहुत गुस्से से उन सबको देख रही थी। बस कुछ वक्त बाद में फिर से इस घर की प्रिंसेस बन जाऊंगी और आप सबकी लाडली उस ईशानी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर ये सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। सिर्फ फिलहाल यहाँ की सभी सिचुएशन के बारे में मुझे डैड को बताना होगा। इस वक्त प्रिया आपने रूम में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मोक्ष ने उसे यहाँ सर्वेंट बना दिया था, इसलिए उसे अब से नीचे बने छोटे से रूम में रहना होगा। रेणुका जी ने बोला था वो आपने रूम में नहीं जा सकती और उसका सामान नीचे उस छोटे से रूम में रखने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वो जा सकती थी। वैसे तो रेणुका जी ने गुस्से से उसे सर्वेंट जैसी ड्रेस पहनने को बोला था, पर आरती जी ने उन्हें रिक्वेस्ट करके इस बात के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये प्रिया के साथ कुछ ज्यादा हो जाता। रेणुका जी दादी माँ से बात कर रही थी, तभी नंदिनी का फोन बजा तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया, क्योंकि कॉल विश्वंभर जी के तरफ से था। अभिनाश जी को भी उनसे बातें करनी थी, इसलिए उन्होंने कॉल स्पीकर पर कर्ब को बोल दिया। तो उधर से एक चिंता भरी आवाज आई, क्या हुआ बच्चा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी गुड़िया अब कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। तुम बस तक गुड़िया का ध्यान रखना। विश्वंभर जी नंदिनी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। तभी उधर से सीता जी की आवाज आई, अरे उसे आप कुछ बोलने तो दीजिए। उनकी बात सुनकर विश्वंभर जी चुप हो गए। वहीं हॉल में बैठे सब तो नंदिनी की फोन को घूर रहे थे। देवेंद्र जी और अभिनाश जी को हंसी आ रही थी। तभी नंदिनी बोली, दादाजी मैं ईशानी के पास थी, उसकी नींद में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने फोन को साइलेंट कर किया था, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाए। अभी ईशानी आराम कर रही है, डॉक्टर उसे चेकअप करके गए हैं। तभी देवेंद्र जी ने नंदिनी की हाथ से फोन ले लिया और बोले, बूढ़े हम सब यहाँ अपनी बच्ची के पास है, इसलिए तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहाँ अपना काम संभाल। अभिनाश जी भी बोले, इतने साल तू हमारी पोती के पास सबसे ज्यादा रहा है, अब हमारी बारी, अब तेरा यहाँ कोई चांस नहीं है। अब हमारी पोती सबसे ज्यादा हमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर विश्वंभर जी आग बबूला हो गए। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मुझसे मेरी पोती को दूर करना चाहते हो? भूलो मत, वो मेरी पोती है, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो 4 साल मेरे आसपास रहकर ही बड़ी हुई है। मैं अपनी प्यारी पोती को तुम दोनों से ज्यादा जानता हूँ, इसलिए ये तो गलती से भी मत सोचना कि वो मुझसे ज्यादा तुम दोनों से प्यार करती है। ये तो साबित हो गया है कि वो हमसे ज्यादा प्यार करती है। यकीन ना हो तो उसे खुद पूछ लेना, देवेंद्र जी ने मुंह बनाकर कहा। तभी अविनाश जी बोले, देखो तो कितनी जलन की बू आ रही है। तू बूढ़ा, तू बस जल रहा है क्योंकि हमारी पोती तुमसे ज्यादा हमसे प्यार करती है। वहीं इन दोनों की बात सुनकर विश्वंभर जी का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था।
वहीं वहां बैठे सभी हंस रहे थे, क्योंकि उन सब ने ऐसे कई बार इन तीनों को ऐसे ही ईशानी के लिए झगड़ा करते हुए देखा था। कुछ देर तक कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करने के बाद विश्वंभर जी गहरी मगर चिंता भरी आवाज में बोले, डॉक्टर ने क्या बोला, कोई सीरियस बात तो नहीं है? मुझे मेरी गुड़िया की बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि वहां जाकर उसे फिर से पैनिक अटैक आएगी। जो बहुत सीरियस बात है, तुम्हें पर है ये अटैक उसके लिए कितना हार्मफुल है। इसलिए मैं उसे वहां उन लोगों के पास जाने नहीं देना चाहती थी, जिनकी वजह से मेरी बच्ची इतने दर्द से चुकी थी। अब लगता है मेरा फैसला सही था, मुझे सच में गुड़िया को वहां नहीं जाने देना चाहिए था। उनकी बात सब सुन रहे थे, सुकेत जी और आरती जी ने अपना सिर झुका लिया। ये लोग ईशानी से कितना प्यार करते हैं, और उन्हें उसकी सेफ्टी की कितनी चिंता है। जबकि वो ईशानी की खुद की माँ बाप होकर भी उन लोगों ने 7 साल पहले अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया था। चारों भाइयों के मन में भी यही उथल पुथल चल रही थी। वो सब मन ही मन यही सोच रहे थे, क्या वो लोग ईशानी को उतना प्यार कर सकते हैं जितना ये लोग उससे करते हैं? जवाब था नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ईशानी को कभी समझा ही नहीं था। पर अब वो ईशानी को उससे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करेंगे, चाहे इसलिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करे। अब वो यही चाहते थे कि ईशानी बस उन्हें माफ कर दे, भले ही वो उन्हें एक्सेप्ट ना करे पर उन्हें एक बार के लिए माफ तो कर दे। वहीं विश्वंभर जी की बात सुनकर अविनाश जी बोले, अभी तुझे आने की जरूरत नहीं है। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है, और हम ध्यान रखेंगे कि उसे फिर से कोई स्ट्रेस ना हो। उसे कुछ देर बाद जब होश आ जाएगा, तो तू उससे बात कर लेना। तभी सीता जी उधर से बोली, ये अच्छा हुआ कि गुड़िया अब ठीक है। वैसे नंदिनी ने हमें बताया नहीं था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जिस वजह से गुड़िया को इतने सालों बाद फिर से पैनिक अटैक आ गया। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी ने सब कुछ बता दिया। तो उधर से सीता जी गुस्से से बोली, सच में कैसे माँ बाप है ये जानने के बाद भी कि वो लड़की कितनी घटिया है, फिर भी उसे उस घर में रखने के लिए कह रहे हैं। लगता है मेहरा मेंशन कोई धर्मशाला चलाता है, और हाँ बच्ची पर ध्यान रखिए आप सब। मुझे उस बेशर्म, बददिमाग लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता वो फिर से हमारी बच्ची को परेशान करने में लग जाए। जैसे पहले किया करती थी, अब तो उसने हद कर दिया है। सच में वो लड़की दूसरों से चीजें छीनने में माहिर है, पहले उसने गुड़िया से उसकी जगह और फैमिली छीन लिया। और अब तो हद कर दिया, अब वो हमारी गुड़िया की प्यार पर नजर गड़ाए बैठी है। और वो बेवकूफ माँ बाप उन्हें अभी भी लगता है कि वो लड़की सुधर जाएगी। खैर उन जैसे लोगों को कह भी क्या सकते हैं, जिन्हें सच और झूठ और अच्छाई बुराई में फर्क नहीं दिखता। जो अपनी खुद की बेटी को अपनी हॉस्पिटल से उठाई बेटी के लिए छोड़ सकते हैं। उन जैसी माँ बाप से और ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसलिए तो हमारी बच्ची उन सब से इतनी नफरत करती है, फिर भी उसने उन्हें कुछ नहीं किया, यही बड़ी बात है। वैसे मुझे उन बेवकूफ लोगों से कुछ उम्मीद नहीं है, बस मेरी गुड़िया सही सलामत मेरे पास वापस आनी चाहिए। वरना अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मेरी प्राइवेट जेट सीधे मेहरा मैंशन के सामने उतरेगी, और मैं सीधा अपनी पोती को वापस लेकर दिल्ली आऊंगी। सीता जी को पता नहीं था कि फोन स्पीकर पर है, पर अगर उन्हें पता भी होता तो भी वो ऐसे ही सीधे बात करती। उन्हें सामने वाला क्या सोचता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने जमाने में वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और बिजनेस वूमेन थी, और इसलिए पॉलिटिशियन होकर भी विश्वंभर जी भी उनकी तीखी जुबान से डरते थे। और वो जो भी कहती थी, वो बात जरूर करके दिखाती थी। ये बात सभी फैमिलीज को पता था। वहीं हॉल में सब हैरानी से सीता जी की बेबाक अंदाज और बेफिक्री से कही हुई बातों को सुन रहे थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं नंदिनी हैरान थी अपनी दादी माँ की बात सुनकर। वो जल्दी से हड़बड़ाकर बोली, दादी माँ आप ये क्या बोल रहे हैं? इस वक्त फोन स्पीकर पर है, सब आपकी बात सुन रहे हैं। इतना कहकर उसने शर्मिंदगी से मेहरा फैमिली की तरफ देखा, जो खुद ही हैरान थे। वहीं उसकी बात सुनकर कर उधर सीता जी एक पल के लिए रुक गई। फिर बोली, तो क्या हुआ, सबको मेरी बात सुनाई दी ना? और ये बात सबको पता होना चाहिए कि सीता सहाय जो कहती है वो करके रहती है। खास करके अगर बात मेरी पोती ईशानी की हो, तो मैं उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर सबने सुर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ से विश्वंभर जी बोले, मेरी बीबी जो कहती है वही करती है।
उसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। तभी उधर से रीता जी की आवाज आई, मुझे मेरी बेटी के साथ बात करनी है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आज सुबह से ही मुझे कुछ गलत होने का अंदाजा हो रहा था। जैसे ही वो होश में आए मेरी बात कराना मेरी बच्ची से, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, ठीक है मोम, मैं आपको फोन करके उससे बात करा दूंगी। थोड़ी देर नंदिनी बात करके फोन रख दिया। वहीं सीता जी की बात सुनकर प्रिया जो कोने में खड़ी थी, गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसे अब उन सब की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था और उसे उन सब से नफरत हो रही थी। एक दिन आएगा जब ये सब उसकी मुट्ठी में होगा, उसे बस उस दिन का इंतजार करना था। रायचंद फैमिली इस वक्त सच में काफी खुश थे कि एटलीस्ट यहाँ से जाने के बाद तो उनकी बच्ची को इतना प्यार मिला है। और इतनी फैमिली मिली है जो उसे सच में जेन्युइनली प्यार करते हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट प्रिया की सारा सामान लाकर नीचे बने एक छोटे से कमरे में रख दिया। प्रिया उस रूम में चली गई, पर रूम के अंदर जाते ही उसे खांसी होने लगी। क्योंकि रूम में बहुत ज्यादा डस्ट था, शायद काफी दिनों से रूम को साफ नहीं किया गया था। भले ही प्रिया इस घर में रहती थी, पर वो एक प्रिंसेस की तरह रहती थी। इसलिए वो कभी इस छोटे से रूम में नहीं आई थी। जब सर्वेंट सामान रख के जाने लगे, तो प्रिया उन सब की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम सब कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर सब सर्वेंट उसे घूर कर देखने लगे। जब प्रिया को अपनी टोन का अंदाजा हुआ तो वो अपनी गुस्से भरी आवाज को कंट्रोल करके मायूसी भरी आवाज में बोली, वो ये रूम कितना गंदा है, तो क्या तुम लोग मुझे इसे साफ करने में हेल्प कर दोगी और मेरी सामान सेट कर दोगे? उसकी बात सुनकर एक सर्वेंट बोली, सॉरी मिस प्रिया, पर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। समीर सिर ने हमें बस आपके सामान को यहाँ रखने के लिए बोला था। आपको खुद ही इस रूम को क्लीन करना होगा और आपको खुद ही अपना सामान इस रूम में सेट करना पड़ेगा। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर वो तीनों सर्वेंट वहां से चले गए। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके समीर भाई ने सभी सर्वेंट को उसकी काम करने से मना कर दिया है। उसे लगा था उसे बस रूम में शिफ्ट होना होगा, फिर धीरे धीरे सबका गुस्सा शांत हो जाने के बाद वो अपने रूम में चली जाएगी। चैप्टर 217 मोक्ष ईशानी की सुकून। प्रिया की हालत खराब। आपको खुद ही इस रूम को क्लीन करना होगा और आपको खुद ही अपना सामान इस रूम में सेट करना पड़ेगा। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर वो तीनों सर्वेंट वहां से चले गए। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके समीर भाई ने सभी सर्वेंट को उसकी काम करने से मना कर दिया है। उसे लगा था उसे बस रूम में शिफ्ट होना होगा, फिर धीरे धीरे सबका गुस्सा शांत हो जाने के बाद वो अपने रूम में चली जाएगी। पर उसे पता नहीं था कि उसे तो अभी से ही काम करना पड़ेगा, वो भी इस गंदे रूम को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसकी हाथ की क्या होगा, उसकी हाथ तो गंदे हो जाएंगे। जो प्रिया बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसे तो थोड़ी से डस्ट से भी इरिटेशन होती थी। क्या अब उसे इतना सारा काम करना पड़ेगा? ये सोचकर ही गुस्से से वो अपना पैर पटकते लगी। पर पैर पटकते ही उसकी एक दर्दनाक चीख गूंज गई। क्योंकि उसकी पैर में चोट था तो पैर पटकते ही उसके जख्म दर्द करने लगा। क्या उसकी इस जख्म में भी और तबीयत खराब होने पर भी उसे इतना काम करना पड़ेगा? क्या उसकी फैमिली वाले और भाई उसके लिए थोड़ा कंसर्न नहीं दिखा सकते? क्या ऐसी हालत में भी वो उसे काम करने देना चाहते हैं? क्या उन्हें उसके लिए अब थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? ये सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो जैसे तैसे करके रूम को क्लीन करने में लग गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उससे ये बकवास काम नहीं हो रहा था। वो एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। उसे ये सब कुछ भी काम नहीं आता था। आज तक उसने खुद की रूम को कभी भी क्लीन नहीं किया था। उसने तो आज तक अपनी वार्डरोब में कपड़े भी कभी फोल्ड करके नहीं रखा था। उसका सारा काम तो सर्वेंट करते थे। उसे अपनी रूम में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं थी। पर इस वक्त वो इस रूम में गंदगी साफ कर रही थी। वहीं हॉल में सब बैठे थे तभी रितिका, अनुजा और काव्या दौड़ते हुए अंदर आए। ये तीनों जैकी के साथ बाहर घूमने गए थे, इसलिए यहाँ आने में उन्हें वक्त लग गया। आते ही वो ईशानी के रूम में जाने वाले थे, पर नंदिनी ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि मोक्ष इस वक्त ईशानी के रूम में था और वो जब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर तीनों रुक गए। नंदिनी ने उन्हें बता दिया कि अभी ईशानी ठीक है, जब वो होश में आएगी तब उससे मिल लेंगे। तो वो भी हॉल में सबके पास बैठ गए। वहीं कबीर की नज़र तो बस रितिका पर टिकी हुई थी।
रितिका की माथे पर पसीने की बूंदें किसी मोती की तरह झलक रही थी। क्योंकि रितिका और बाकी सब यहाँ जल्दबाजी में भाग कर आए थे, इस वजह से उनके माथे से थोड़ा पसीना बह रहा था। वहीं रितिका की नज़र भी कबीर पर जा रही थी, उसे इस वक्त शर्म आ रही थी। दोनों ने जब से साथ में रात बिताया था, पता नहीं क्यों रितिका को और भी ज्यादा शर्म आने लगा था। उसे देखते ही रितिका को उन दोनों की नजदीकियों याद आ रही थी। वहीं रितिका की शर्म से लाल टमाटर जैसी गाल को देखकर कबीर को बहुत हंसी आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी रितिका की लाल गाल को काट ले। अगर यहाँ सब लोग नहीं होते तो वो अब तक रितिका को अपनी बाहों में भर के उसे चूम रहा होता। वहीं बाकी सब भी रितिका और कबीर को ही देख रहे थे। रेणुका जी और नीलिमा जी की चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो तो जल्द से जल्द अब रितिका को बहू बनाकर अपने घर में ले जाना चाहते थे। पर उनका ये नालायक बेटा वो तो देरी कर रहा था। जैसे उसे शादी ही नहीं करनी है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कबीर को अगर पता होता कि उसकी दादी माँ और मोम क्या सोच रहे हैं, तो वो अपने सिर पीट लेता, क्योंकि वो दोनों ही हमेशा उसे इसी बात पर ताना देती थी। तभी नंदिनी बोली, चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। वो चारों वहां से उठकर चले गए, तो अबीर, कबीर को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, आप भी भाभी के पीछे जाए ना, आप उनसे बात करने का इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकते हैं। उसकी बात सुनकर कबीर ने घूर कर उसे देखा तो अबीर दांत दिखाते हुए बोला, अरे आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? अगर आपको भाभी से बात नहीं करनी है तो मत कीजिए, आपकी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ अपनी प्यारी भाभी और उनके दोस्तों से बात करने। वैसे मैं कल से कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मैं तो हमेशा भाभी को देख पाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर बोला, मैं सबसे बात करने जा रहा हूँ। उसके जाते ही कबीर भी वहां से उठकर चला गया। कबीर की दादाजी, दादी माँ, मोम, डैड के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं ईशानी की रूम में ईशानी को धीरे धीरे होश आ रहा था। ईशानी ने आंखें नहीं खोला था, पर उसे अपने पास से मोक्ष की खुशबू आने लगी, जो उसके रूह में समाई हुई थी। उसकी होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई, वो धीरे से बोली, हब्बी। उसकी आवाज सुनकर मोक्ष की होंठों पर भी स्माइल आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी बीबी भी उसकी तरह ही उसकी खुशबू से ही उसे पहचान जाती है। बिना देखे ही वो दोनों एक दूसरे को एहसास से ही पहचान जाते थे। ईशानी ने आंखें खोलिया, उसने सिर उठाकर मोक्ष की तरफ देखा। उसकी ग्रे आंखें मोक्ष की काली आंखों से टकराए, जिस आंखों में उसके लिए प्यार, जुनून, पागलपन, दीवानगी सब कुछ नजर आ रहा था। मोक्ष अपनी आंखों में प्यार लिए ईशानी को देख रहा था। उसने ईशानी की माथे को चूम लिया और ईशानी को धीरे से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। ईशानी मोक्ष की कमर पर अपनी पैर लपेट कर बैठी हुई थी। दोनों का चेहरा आमने सामने था। मोक्ष ने ईशानी को होल्ड कर रखा था और उसने धीरे से उसकी गाल, नाक, फिर पूरे चेहरे को चूमने लगा। वहीं ईशानी मोक्ष में पूरी तरह से खो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मोक्ष ने उसकी बंद आंखों को देखा, फिर उसकी होंठों पर उसने कोसे किस कर लिया। तो ईशानी ने अपनी आंखें खोल दिया। मोक्ष ने ईशानी की बाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए? उसकी बात सुनकर ईशानी कंफ्यूजन से मोक्ष को देखने लगी और बोली, और ऐसा क्यों? मुझे किस गलती की पनिशमेंट मिलनी चाहिए पतिदेव? मोक्ष उसकी गाल को धीरे काटते हुए बोला, खुद को इतना परेशान करने के लिए और अपनी तबीयत खराब करने के लिए क्या तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसकी बात सुनकर ईशानी आईब्रो उचकाते हुए बोली, अच्छा तो इसमें भी मेरी गलती है? उसकी ऐसी आंखें देखकर मोक्ष बोला, नहीं, मेरी बीवी कभी कोई गलती नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम किसी दूसरे के लिए खुद को हार्म करो। इसलिए तुम कोई भी स्ट्रेस नहीं लोगी। हाँ ठीक है हब्बी। ईशानी ने मोक्ष की चेस्ट पर आपने सिर रख लिया। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। मोक्ष को भी ईशानी को ठीक देखकर सुकून मिल रहा था। उसे ही पता था जब उसे ईशानी की पैनिक अटैक के बारे में पता चली तब उसका क्या हालत था। वो अपनी बेबी डॉल पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसे प्रिया और मेहरा फैमिली पर इतना गुस्सा आता था। अगर इश्क अपनी मकसद के लिए प्रिया को जिंदा ना रखती, तो मोक्ष तो कब का प्रिया को मौत के घाट उतार देता। उसने सोच लिया था कि वो उस घटिया लड़की को सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत देगा। मोक्ष ईशानी की बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बेबी डोल, तुम उस लड़की को कब तक जिंदा रखने वाली हो?
मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने मोक्ष को देखा और बोली, तब तक जब तक उसका बाप बुरी तरह पागल ना हो जाए। और ये बहुत जल्दी होगा, और मैं उस प्रिया को सबसे भयानक मौत दूंगी। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और ईशानी की होंठों को अपने कब्जे में कर लिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। मोक्ष को जो बेचैनी थी, अब वो बेचैनी जैसे गायब हो गया था। ईशानी की एक हाथ मोक्ष के पीठ पर और दूसरी हाथ उसके बालों पर कस गई थी। मोक्ष भी उसकी पीठ को सहला रहा था। 20 मिनट तक किस करने के बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो मोक्ष ने ईशानी की होंठों को छोड़ दिया और उसकी बालों को प्यार से सहलाने लगा। वो आज बहुत आराम से किस कर रहा था, क्योंकि ईशानी की तबीयत खराब थी। वो उसे किसी भी तरह हट नहीं करना चाहता था, पर उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि मोक्ष की शरीर गर्म हो रहा था। जब भी वो ईशानी के पास होता था तब उसका शरीर ऐसे ही रिएक्ट करता था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ईशानी को बाहों में लेकर वार्डरोब की तरफ चला गया, क्योंकि ईशानी कपड़े चेंज करना चाहती थी। मोक्ष ने धीरे से उसे खड़ा किया और उसके लिए खुद ही कपड़े निकालने लगा। उसने ईशानी के लिए कंफर्टेबल डेली वेयर ड्रेस निकाल दिया और उसके पास आकर जैसे ही ईशानी की टॉप उतारने वाला था, ईशानी हैरान हो गई और उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खुद अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, ईशानी ने उसे देखते हुए कहा। तो मोक्ष एक तिरछी स्माइल अपने फेस पर लिए बोली, मैं वही कर रहा हूँ जो एक पति को करना चाहिए। मेरी बीबी की तबीयत खराब है, तो उसकी पति होने के नाते उसकी हर तरह से मदद करना मेरा फर्ज है। और मुझे ये करने से तुम नहीं रोक सकती बीबी। वैसे तुम मेरी हो और ने तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ, तो फिर मुझसे क्या छुपाना। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसने मोक्ष की चेस्ट पर अपनी चेहरा छुपा लिया, तो मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई। धीरे धीरे उसने ईशानी की कपड़े उतार दिया और उसे कंफर्टेबल कपड़े पहना दिया, और फिर से उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रूम में चला गया। अभी मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मैं चल सकती हूँ, मुझे बार बार उठाकर लेने की जरूरत नहीं है, ईशानी ने हंसते हुए बोला। तो मोक्ष ने ईशानी को बेड पर बैठा दिया और प्यार से बोला, मुझे अपनी बीबी को दिन भर अपने गोद में उठाकर घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे तो हंसी आ रही थी। वहीं प्रिया की रूम में उसकी तो इस वक्त हालत खराब थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जान ही चली जाएगी। उसकी हाथ और पैर दर्द करने लगे थे। उसे पता नहीं था कि रूम को क्लीन करना और कपड़े अरेंज करना इतना मुश्किल काम होता होगा। उसने तो आज तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं था। तभी उसकी फोन पर कॉल आने लगा। जैसे ही प्रिया की नज़र कॉलर आईडी पर गई, तो उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। उधर से किसी ने कुछ कहा तो प्रिया रोने लगी, और रोते हुए ही उसने यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। तो उधर से एक गुस्से भरी आवाज आई, क्या कहा तुमने? उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन सब ने मेरी बेटी को सर्वेंट रूम में शिफ्ट करवा दिया है। बस एक बार सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए तो मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम रो मत, मैं कल तक किसी को वहां भेजने की इंतजाम करता हूँ। वो तुम्हारी हर काम में मदद करेगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ भी करके फिर से उन मेहरा फैमिली के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। उन्हें पहले की तरह अपनी मुट्ठी में रखो और फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। थोड़ी देर कुछ बात करने के बाद प्रिया ने फोन रख दिया। ये इंसान कोई और नहीं, प्रिया की बाप यशराज ठाकुर था। उसकी बात सुनकर प्रिया की होंठों पर स्माइल आ गई। उसे लग रहा था उसकी पापा उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जो उसके लिए इतनी फिक्र कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खूबसूरत और बड़ा विला जिसके गेट के पास शाह विला लिखा हुआ था। अंदर सात्विक हॉल में अपनी मोम डैड के पास बैठा था। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रहा था और थोड़ा मायूस भी था। उसकी मोम राइमा शाह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, तुम इतने मायूस क्यों हो? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी बेटा। तुम सालों से उसे ढूंढ रहे हो, अब तुम्हें उसकी दिल जीतने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बिना कोशिश किए तुमने कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करेगी या नहीं? अपनी मोम की बात सुनकर सात्विक बोला, पर मोम, अगर सच में राजवंश फैमिली से ही कोई उससे प्यार करता होगा, जैसा दक्ष राजवंश ने कहा था, तो कहीं मैं उसे पाकर भी खो ना दूं मोम।
तो उसके डैड गगन जी बोले, तुम जिससे इतना प्यार करते हो, उसे पाने के लिए कोरी करने से पहले तुम हार क्यों मान रहे हो? क्या पता वो बातें झूठ हो, और वो लड़की भी तुमसे प्यार करने लगे।